थी या ये पीएचडी के चक्कर में। तो सॉरी, और अब हम स्टार्ट करते हैं कि नीट के लिए अब गाइडेंस कैसे करें बच्चों को। हम्म। अब 8 तारीख को एग्जाम है, राइट? और अब आज 23 तारीख हो चुकी है। तो हमारे पास अगर हम 10 दिन मान के चले तो 10 दिन, एक दिन में 2 यूनिट मान के चल रहे हैं। अगर एक दिन एक्स्ट्रा लेना पड़े तो लास्ट के 4 दिन हम लगते हैं रिविजन के लिए। तो अभी 10 दिन में हमें 20 यूनिट, फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट और सेकंड पेपर की 10 यूनिट, 20 यूनिट कवर करनी है, राइट? तो 20 यूनिट को हम कैसे कवर करें एज ए सिलेबस वाइज, वो हम देखते हैं कि हमारे पास अभी इतने दिनों में कितने कवर करें। लास्ट के 4-5 दिन हम रिविजन के लिए रखते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में हम अच्छे से प्रिपरेशन किस तरह से करें ताकि हमारे नेट क्वालिफाई हो चुके और जिनको जेआरएफ करनी है, जिनकी अभी एज नहीं हुई, उनकी जेआरएफ भी हो पाए। और अगर एज नहीं हुई लेकिन आपके अच्छे मार्क्स आए नेट में, तो अभी बहुत जरूरी है। पीएचडी के आज देखा कि एंट्रेंस या तो नेट जरूरी हो गई है, और नेट तो कंपलसरी हो जाएगी। नेट के 6-7 एपीआई स्कोर कंसिडर किए जाते हैं। और अगर आपके एंट्रेंस नहीं है और अगर नेट के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो तो नेट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। और आगे ऐसा होगा कि एंट्रेंस भी नहीं होगी, नेट कंपलसरी हो जाएगी। तो नेट एटलीस्ट हो जाए, इसके लिए हम अब इतने दिनों में ज्यादा से अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें। भैया हमें स्क्रीन शेयर करो, सिलेबस के वाइज समझाती जाऊंगी एक एक यूनिट, क्योंकि एक एक टॉपिक को समझाना पड़ेगा। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप शेयर कर पाएंगे? हाँ, अब आप शेयर कर सकती हैं। शेयर ऑप्शन आ रहा है। ये दिख रहा है फर्स्ट जी जी। पेपर, जी। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एमसीक्यू ऑनलाइन हो गया है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में आप दे सकते हो एग्जाम। ऊपर इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन रहता ही है। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में अभी पहले देखें। पहला जो टॉपिक है, अब देखो फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स है, सेकंड में 10 यूनिट्स है, टोटल 20 यूनिट्स है, राइट? और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट पेपर में से ज्यादा, फर्स्ट ये यूनिट में से ज्यादा आता है या ये फिर ये यूनिट में से ज्यादा आता है। अब इन नीट वालों क्या करते हैं, पहली बार 2019 में जब मैंने दी थी तब उपनिषद ही ज्यादा पूछे थे। 2020 में जिन्होंने दी थी उनमें पतंजलि योग सूत्र ज्यादा पूछे। तो इनको कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन हमें सभी यूनिट पे फोकस करना है। फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स आती है, आपको कोई भी पहले तो बुक लेनी है। ठीक है, नहीं है तो अभी ले लीजिए, सीधा वीडियो पे मत जाइए। उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन पहले आपको बुक प्रेफर करनी होगी। अरिहंत की बुक है। सपोज मैंने पेपर 1 हिंदी में अरिहंत की खरीदी थी, राइट? यूजीसी पेपर 1 अरिहंत, राइट? पर आप अगर आपके पास अरिहंत नहीं है तो आप पियर्सन मदान भी ले सकते हो, और कोई भी फर्स्ट पेपर की ले सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अरिहंत में गलतियां थोड़ी मिस्टेक ज्यादा है, तो आप पियर्सन मदान मदान की बुक आती है, वो भी ले सकते हो। मैं एक सेकेंड में चार्ज पे लगा देती हूँ। पहले तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में से अरिहंत की बुक्स में से जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये इतना ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जितने हैं। पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड नहीं करना है हमें, इतना ही पढ़ना है। तो इतना पढ़ा, फिर हमें देखना है कि टीचिंग की कितनी मेथड्स है। ये सारी चीज लिखी, देखो कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कितनी लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, इन तीनों लेवल्स को अच्छे से पढ़ना है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। इसमें जो लिखा है उनको ऊपर ज्यादा फोकस करना है। वो सिलेबस से आंसर पूछेगा नहीं। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव लेवल। टीचिंग रिलेटेड टू फैक्टर्स, टीचर क्या होता है, लर्नर किसको बोलते हैं, सपोर्ट मटेरियल किसको बोलते हैं, फैसिलिटीज किसको बोलते हैं, लर्निंग एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग सेंटर वर्सेस, ये सारी सिस्टम जो भी पढ़नी है, टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड, इन दोनों मेथड में क्या क्या डिफरेंस है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, अब जो ऑनलाइन जो कोर्सेज निकाले गवर्नमेंट ने स्वयं, इसका फुल फॉर्म क्या है। स्वयं, स्वयं प्रभाव किसके लिए काम करता है, स्वयं में कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं, स्वयं प्रभाव में कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये मोक क्या है, वैसे ओपन ऑनलाइन चैनल मोक। तो इन सबके फुल फॉर्म को भी पढ़ना है। इनका उद्देश्य क्या है, बहुत ज्यादा डिप में भी नहीं जाना है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लेना है, उसका उद्देश्य क्या है उसको देखना है। और वो किस तरह से काम करता है, और उसका उद्देश्य क्या है, और उसने बेसिकली किस चीज पर वो ज्यादा फोकस करता है, उसको हमें देखना है। तो ये सारा मैटर आपको फर्स्ट पेपर की बुक में से आपने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, उसकी नोट्स बनानी है एकदम शॉर्ट में।
एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाने, पूरे ऐसे भरना नहीं है हमें। हमें सब्जेक्टिव तो देना नहीं, पेपर एमसीक्यू देना है जो पेज है। तो हमें एकदम शॉर्ट में नोट देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इतने कंसेप्ट, ये इसके लेवल है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या करती, रिफ्लेक्टिव क्या करती, तीनों क्या करते। इंग्लिश आ रहा है ना सबको, सिलेबस नहीं है मेरे पास, वो आप लोग समझ लोगे ना। हेलो, ओके। तो ये सारी चीजें एकदम शॉर्ट में नोट, जिसको अब आपको कंफर्टेबल लगे, इंग्लिश हिंदी मिक्स लगे तो इंग्लिश हिंदी मिक्स भी नोट्स बना सकते हैं। अब इंग्लिश हिंदी का कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपको क्वेश्चन दोनों में आएंगे। आपको इंग्लिश नहीं कंफर्टेबल है तो आपको जाके हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो अभी इंग्लिश हिंदी का ऐसा कुछ नहीं रहा है। ठीक है, आपने वहीं पे तीनों, फिर डायग्राम से आपको अच्छे से नोट्स बनाई 3 पेज में टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाना चाहिए, इतनी शॉर्ट नोट्स बनानी, एकदम शॉर्ट, पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद अपने जो चैप्टर खत्म जहाँ होते हैं फर्स्ट पेपर, जैसे कि अरिहंत की बुक जहाँ खत्म होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद उसके क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन दिए हैं सारे, तो वो आपने सॉल्व करना है। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। उसके बाद मैंने शिवम भैया से नोट्स भेजी, नहीं शिवम भैया को, टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमको दी थी, देव संस्कृति ने। उसमें भी जो रेड लाइन कलर के जो नोट्स है वो एग्जाम में आ चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो एक बार पढ़नी है। और फिर आप यूट्यूब के कोई भी वीडियोस दे सकते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के केवल केवल टीचिंग के देखना है, जिसके भी आपको अन अकेडमी सही लगे, आपको बायजूस लगे, आपको ग्रेड अप लगे, जिसके भी अच्छे लगे, आप उसको उसको वीडियोस देखना है, जिसके भी आपको सुटेबल हो, आपको उसको वीडियोस देखना है। और फिर लास्ट में प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी यूट्यूबर सारे सॉल्व करवाते ही है। उसमें आपको टीचिंग के केवल, क्योंकि अभी आपने टीचिंग किया है, टीचिंग के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यूट्यूबर्स भी सॉल्व करवाते हैं, और शिवम भैया की खुद की भी वीडियोस है, उसमें भी उन्होंने सॉल्व करवाया है, तो आप वो सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो पे नहीं जाना है, पहले हम डायरेक्ट नोट बुक पे जाएंगे, बुक में से हम मैटर को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम हम बुक के पीछे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने जो मटेरियल दिया है वो एक बार चेक कर लेंगे, उसमें भी हमें कुछ लगे तो हमें पॉइंट आउट कर नोट करना है, ताकि हम रिवीजन में काम आ जाए। उसके बाद लास्ट हमें वीडियोस देखने हैं, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और क्लियर हो जाए, उन्होंने जो बोला, और पिछली बार के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो। इसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट, आईसीटी बेस्ड जो भी टीचिंग है उसको हमें देखना है। इवोल्यूशन सिस्टम, उसमें हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कौन कौन से मेथड्स है, उनको हमें देखना है। और एलिमेंट्स क्या है टाइप एंड एवोल्यूशन के, वो सारे दिखना है। ये सारी चीजें बुक में दे रखी है फर्स्ट पेपर की। आप अरिहंत की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में, अरिहंत में थोड़ी मिस्टेक्स है तो मैं मदान सजेस्ट करूंगी, पियर्सन मदान करके है। उसमें भी, वो भी अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च में बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाना है, लेकिन ये होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया है। उसके मीनिंग और उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच क्या कहता है रिसर्च का। और जितनी भी रिसर्च मेथड्स हैं लिखी है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इतनी मेथड्स को पढ़नी है। स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च को, उसको देखने हैं। पूछेंगे कि इसके बाद कौन सा स्टेप्स होता है रिसर्च का, एमसीक्यू में स्टेप्स पूछने होंगे। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या फॉर्मेट है। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च, रिसर्च में आईसीटी का क्या उपयोग है, और रिसर्च एथिक्स क्या कहता है। ये सारी चीज आपको अरिहंत या सेक फर्स्ट पेपर की कोई भी बुक से मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए, आपने नोट्स बनाई। अब ऐसा नहीं कि बुक्स पढ़नी है, जहां जहां पे लगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन करना है। रिसर्च पढ़ी हमने, सपोज मैंने अरिहंत की बुक उठाई, रिसर्च पढ़ी, मैंने कहा ये पॉइंट अच्छा लगा, मैंने उसको नोट्स बनाई। दूसरा पॉइंट अच्छा लगा, मैंने उसकी नोट्स बनाई, पर एकदम पॉइंट में लिखना है, पूरा भरनी, बुक नहीं छापनी है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट्स बनाए। उसके बाद पिछली बार के पिछले जो क्वेश्चन दिए वो हमने सॉल्व किए। मैंने जो नोट्स भेजी है शिवम भाई को, वो आपको भेज दी होगी शायद, वो देखनी है, एक बार चेक करनी है। उसमें भी कुछ अच्छा लगे तो हमें पॉइंट करना है, ताकि हमें रिवीजन में वो पढ़ने के लिए काम आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमें यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं। अब वीडियोस क्या देखते हैं लोग, ऐसे सुनते 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 घूम रहे, वीडियो देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना, वीडियो सामने रखना है। जहां पे लगे कि ये तो हमने नोट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा लगे कि वीडियो में ऐसा कुछ दिया है जो बुक में भी नहीं था, जो हमने ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व किया उसमें भी नहीं था, वीडियो को पुश करके नोट्स बनानी है। तुरंत ऐसे नहीं कि वीडियो देख ले, जिसके भी वीडियो देखे, कोई एक दो लोग आपको पकड़ने हैं, उसके वीडियोस ही देखने हैं फिर सारे। लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जो जो एक दो यूट्यूबर आपको अच्छा लगे, उनकी वीडियोस देखी। देखना है कि इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा व्यूज है तो उसकी वीडियोस देखी। अन अकेडमी है, बायजूस है, ग्रेडअप सुपर है, जिसकी भी आप वीडियोस देखना चाहे दे सकते हैं। और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, लेकिन केवल वीडियोस नहीं देखनी, वीडियोस पुश करके वहां से नोट्स बनानी है। वो जो बोल रहे हैं
उनको पुश करके फिर आपको नोट्स बनानी है कि ये इसने अच्छा बोला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम, उसके नोट्स बनाई। फिर वो भी पिछले बार के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं वीडियो जो अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा वो टॉपिक कम क्लियर हो जाए। अब आता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन यानी पैरा होगा, पैरा में से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें से हमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, पैरा पढ़ के क्वेश्चन आंसर देना है, ये छूटना नहीं चाहिए और उसके पूरे मार्क्स कवर होने चाहिए। सपोज है 5 मार्क्स का है तो पांचों क्वेश्चन इसमें से बने हैं तो 5 क्वेश्चन हमें आना चाहिए। पैरा पढ़ना ही है और आंसर देना है। लेकिन अब क्या होता है, पहले तो क्या था कि ऑफलाइन एग्जाम थी तो उंगलियों को ऐसे कर करके पैरा पढ़ लेते थे। अब क्या होता है कि ऑनलाइन है तो पैरा इतना बड़ा होता है, एग्जाम का वो छोटा होता है, तो हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। तो आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है हमें लास्ट में करना है। पहले हमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आराम से हो जाए, उसके बाद लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स और पैरा, पैरा में से क्वेश्चन, क्योंकि पैरा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। फिर एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर वापस पैरा में जाओ, फिर ऊपर स्क्रॉल करो, फिर देखो उसका आंसर कहाँ है, ढूंढो, फिर ऑप्शन में से सोचो, फिर आंसर क्लिक करो। इसमें बहुत टाइम लगता है। तो पैरा में से जो क्वेश्चन करना है वो हमें लास्ट में करना है, ठीक है। अभी हमें कंप्रिहेंशन में से क्वेश्चन, लेकिन वो इसमें से पूरे मार्क्स हम कवर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पैरा पढ़ना है और उसमें से आंसर देना है, बहुत ही इजी है, ये तो आ जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। उसके मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इंट्रावर्बल, क्लासरूम और वेरियस इन मास मीडिया इन सोसाइटी। जर्नलिज्म का है, लेकिन इसमें भी आपको फर्स्ट पेपर में अच्छी खासी नोट्स मिल जाएगी। फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने मैंने जो नोट्स भेजी वो भी देख ली। आपने नोट्स बनानी एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट, 4 से 5 पेज में कोई भी एक पेज टॉपिक आ जाना चाहिए। उसके बाद वीडियोस देखिए, वीडियोस को भी पुश करके नोट्स बनानी है। सनी देख लिया, बराबर 2-3 लोगों की वीडियोस देखनी है, पुश करके नोट्स बनानी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये भी मार्क्स कवर करने का अच्छा ये भी है। रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, बहुत इजी आता है। फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोजल, प्रॉफिट लॉस, उसके भी फॉर्मूलाज बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, उसका आना चाहिए। अब मैथ्स में क्या होता है कि वहां कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं करते, तो आप लोगों को 1 से 30 तक के स्क्वायर, नंबर 1 to 30 के स्क्वायर आना चाहिए और 1 से 25 तक के क्यूब आना चाहिए। या तो फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि वहां टाइम नहीं रहता, ठीक है। वहां पेज तो मिलेंगे आपको कैलकुलेशन करने, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स देते हैं लोग मैथ्स के क्वेश्चंस में। तो या तो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से 25 तक के क्यूब, और अभी आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो आपको आपको जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे डबल डिजिट के जो मल्टीप्लीकेशन के शॉर्ट फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लीकेशन के शॉर्ट फॉर्मूलाज होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग फॉर्म नहीं याद रहते तो आप लॉन्ग में इतनी स्पीड बढ़ाओ कि आप कर पाओ मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है। 1 से 25 तक स्क्वायर तो याद रहने ही चाहिए क्योंकि वहां पे फटाफट फटाफट रीजनिंग करनी होगी। बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, कैलकुलेटर होते नहीं है, तो फटाफट से आंसर देने के लिए और एक्यूरेसी भी आ जाए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हमने कुछ भी कर दिए। अगर आपको फॉर्मूला क्लास मोड पर याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज रहने दो और नॉर्मल जो ये फॉर्मूला आते हैं उसमें आप फॉर्मूला करो, लेकिन उसमें स्पीड बढ़ाओ। मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भूल गए हो। 3 से 4 नंबर का सब मल्टीप्लीकेशन आता है तो वहां पे आपको करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग है, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर, मूल, फिगर। अब इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही तो अब छोड़नी है लास्ट मोमेंट पर, और हाँ जिसको आप कंफर्म है उसको करना है। वेन डायग्राम, सिंपल, प्रमाणास, प्रत्यक्ष, अनुमान आना, इसमें आप एनालॉजिस, इसमें आपको जो भी आ जाए लॉजिकल रीजनिंग में आपको उतना करना है। इसमें भी फर्स्ट पेपर अरिहंत में बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। यूट्यूब में वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स देते हैं, उसमें भी अच्छा समझाते हैं। और अभी सभी के एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, नंबर सीरीज के कर दिए, लेटर सीरीज के एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए, ठीक है। वेन डायग्राम के सॉल्व कर दिए। डायग्राम अभी नहीं आता वेन डायग्राम क्योंकि वो ऑनलाइन हो गया है तो वो पूरा डायग्राम बोल के तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन में आ सकेगा वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें सोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। अब इसमें बार चार्ट नहीं आता, देखो, क्योंकि जब से ऑनलाइन हो गया वो चार्ट नहीं आ पाएगा। प्रिंटिंग में तो आ पाएगा लेकिन ऑनलाइन में हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट छूट गया, केवल टेबल चार्ट आता है। टेबल दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चन दिया जाता है कि इस कंपनी ने इस ईयर में इतने प्रॉफिट किया, इस कंपनी का कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इतने में माल बेचा, इतना खरीदा। तो उसके लिए बड़ी बड़ी रकम होती है, लाखों में इसमें, तो उसको आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, और अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती तो लॉन्ग ट्रिक्स में आपकी स्पीड होनी चाहिए ताकि आप फटाफट से कैलकुलेशन कर सको। डेटा इंटरप्रिटेशन डी आएगी, डेटा एंड गवर्नेंस, ये भी मार्क्स बहुत करने से कैचअप मार्क्स कवर करने का बहुत अच्छा तरीका है।
इसमें भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हो क्योंकि मैथ्स ही है, तो इसमें फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें इंफॉर्मेशन आईसीटी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो जो कंप्यूटर्स की जो चारों जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसा था, सेकेंड जनरेशन में कैसा था, थर्ड जनरेशन में कैसा था, फोर्थ जनरेशन में कैसा था, कंप्यूटर की शोध किसने की, फिर कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज आती है, बाइट बाइट आती है, बिट बाइट, तो बिट टू बाइट कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइट कन्वर्जन, बाइट टू डेसिमल कन्वर्जन, ये आती है। ये मेगाबाइट है, उसको किलोबाइट में कन्वर्ट करिए, किलोबाइट को मेगाबाइट के टेराबाइट में कन्वर्ट करिए, वो आपको आने चाहिए फॉर्मूला, वो आपको फर्स्ट पेपर की बुक्स में मिल जाएंगे। बाइट, ये बाइट की फॉर्मूला में उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल टू बाइट में, कंप्यूटर लैंग्वेज टू जनरल नॉलेज में लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, जनरल लैंग्वेज टू कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, डेसिमल टू बाइट, बाइट टू डेसिमल, तो ये सारी चीजें आती है। ईमेल के जो जो फंक्शन है उसके उपयोग क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कई बार हम ईमेल यूज तो करते लेकिन हमें पता नहीं होता उसके फंक्शंस क्या क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फंक्शन क्या क्या है, आईसीटी गवर्नेंस में क्या क्या उपयोग है, तो ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये सबसे बड़ा यूनिट है फर्स्ट पेपर का। एनवायरमेंट आपको डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट इश्यू, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, ये वगैरह। अब इसमें क्या करना है, जो आपको बुक है उसमें से पढ़ना है ये सारे पॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, बायोकेमिकल, क्या होता है, क्या है, सोशियोमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सारे अपने पढ़ लिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे जो लॉज दिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो कब आया, उसका सेंटर कहाँ है, उसने कौन सा काम किया और वो किस मोटिव पर काम करता है। नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब आया, ये किसने किया, उसका सेंटर कहाँ है और इस किस काम पे उसको ज्यादा फोकस करता है। ये सारे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल भी हमारे क्वेश्चन आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस पे फोकस करता है, पेरिस एग्रीमेंट किस पे फोकस करता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस पे फोकस करता है, इस ये प्रोटोकॉल कब आया था, उसकी मीटिंग कब हुई थी, उस उन्होंने इस पर कितने देश पर क्या काम किया था, वो सारे एक बार आपको नेट से भी मिल जाएंगे या फिर यूट्यूब से भी मिल जाएंगे। तो वो बस ज्यादा नहीं पूछना है वो किस पे फोकस करता है, एनवायरमेंट की किस पॉलिसी पर फोकस करता है और उसका उद्देश्य क्या है, ओजोन को लेयर को कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, ये बस एक बार देख लेना है। और सभी के वो देख लेना है कि ये पॉल्यूशन कहाँ पे है, ज्यादा है, ये पॉल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना है। तो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन नेट से भी मिल जाएगी कि पॉल्यूशन कौन से जियोग्राफिकल एरिया में। तो एक तो आपको ये अवेरियंस की बुक से मिल जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और थोड़ा सा इसमें नेट से भी पढ़ना है कि अभी इस प्रोटोकॉल ने इस भी इसकी लास्ट पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, उन्होंने किस पर फोकस किया था, कौन कौन से देश उसमें इंक्लूड है और वो किस मोटिव पर काम करते हैं। लास्ट टॉपिक है हायर एजुकेशन। अभी अभी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, हमने देखी। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जब से हमारे देश आजाद हुआ है तब से कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ने किस पर फोकस किया है। एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उन्होंने बोला कि बैग में हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, बैग का जो भार है, स्कूल के बच्चे जाते हैं इतना बड़ा बैग का भार, वो हल्का करो। वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ने किया था, उस टाइम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, किसने लाई है और उसने किस पर फोकस किया। अभी जो 2020 आई है वो हमारे देश में कल्चर पर फोकस कर रही है, वो बोल रही है गीता को भी पढ़ाया जाए, रामायण महाभारत को पढ़ाया जाए, तो वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ने किया था। अभी 2020 आई, उन्होंने उन्होंने बोला लर्निंग स्किल बेस्ड एजुकेशन, ऐसा बोला था। तो किस एजुकेशन पॉलिसी ने क्या दिया, किसने किस पर फोकस किया था, कब आई थी, उस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे और किन्होंने क्या फोकस किया था, तो ये सारी चीजें कवर करनी है। ये हमारे 10 यूनिट्स हो गए। अब देखो इसमें जो है वो चीजें, दो चीजें लास्ट में करनी है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स वाला पार्ट, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट में टाइम लगता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल आएगा, टेबल में से क्वेश्चन आएगा, और ये जो मैथ्स वाला पार्ट है और कॉम्प्रिहेंशन, ये लास्ट करना है। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन और आंसर होंगे, आप कर लो, ठीक है। और इसमें है कि आपको फर्स्ट पेपर में जितना समझ है उतना करना है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो उसको छोड़ना है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें सभी क्वेश्चन आ रहे हैं 300 में से 300 लाना है, नहीं, हमें जितना हम कर पाए उतना हमें अच्छे से करना है। सपोज आपकी रिसर्च अच्छी है तो आपको रिसर्च में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वो आपको अच्छे से करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है, उसमें से नहीं छूटना चाहिए। हाँ, एनवायरमेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जनरल नॉलेज का जो में नहीं आया बहुत ज्यादा हैवी,
तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन तो हम नहीं छोड़ सकते ना, उसमें तो हम पूरा मार्क्स कवर कर सकते हैं, राइट। मैथ्स है, वो तो पूरे मार्क्स हम ले सकते हैं, मैथ्स में रीजनिंग है, रिलेशनशिप है, कोड्स है, वो तो हम ले सकते हैं। ठीक है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सारी एजुकेशन पॉलिसी बना दी हमने, नोट्स बनाई, उसमें कैसे बनानी है, चार्ट थ्रू बनानी है। इस एजुकेशन फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड, फोर्थ, चार्ट बना दिया, टेबल। फर्स्ट में किस पे फोकस किया, सेकंड ने, थर्ड पे, फोर्थ में, पॉइंट टू पॉइंट। तो उस पे तो मार्क्स नहीं छोड़ सकते, तो इन सब में हमारे मार्क्स पूरे कवर होना चाहिए, इतना हम जाए। तो पहले क्या करना है, बुक से पढ़ना है, पहले वीडियो वीडियो पे नहीं जाना है, उसके बाद बुक्स के पीछे एमसीक्यू सॉल्व करना है। फिर मैंने जो नोट्स भेजी वो देखनी है एक बार, उसमें से भी कोई अच्छा पॉइंट्स लगे तो अपने टॉपिक पे टिपकाना है। जैसे कि आप रिसर्च के नोट्स बना तो पीछे 2-3 पेज छोड़ दो, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आप कुछ पीछे आपको ऐड करना है। टीचिंग के नोट्स बना रहे हो तो पीछे 2-3 पेज और छोड़ दो, क्योंकि कहीं और कहीं से मिल रहा है यूट्यूब से, तो अगर पीछे कुछ ऐड करना हो तो आप कर सके, तो आपको हर टॉपिक के पीछे 2-3 पेज छोड़ना है, पीछे कुछ मिल जाए तो लिख सके। और एकदम पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम थ्रू इस तरह से नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको लास्ट टाइम पढ़ने के टाइम पे भी बोरिंग ना लगे। तो स्केच पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक ब्लू पेन यूज कर सकते हो, क्रिएटिव लिखना है। तो इस तरह से अपने 10 यूनिट्स की 10 अलग अलग नोट्स बनानी, और लास्ट में वीडियो देखने हैं, फिर वीडियो वाले पिछले बार के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। पिछली बार के क्वेश्चंस भी मैंने भैया को भेज रखे, वो भी आप देख सकते हो, या फिर आपको नेट से भी मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर में आपको किसी को कोई दिक्कत है, फिर हम देखते हैं क्या करें। डाउट कोई किसी को कोई पूछ सकता है। हेलो। मैम रिसर्च एप्टीट्यूड का बता दो एक बार। हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च आपको बेसिक कोई भी बुक से पढ़ना है, नहीं मिले तो आप फर्स्ट पेपर की कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना ही पढ़ना है जितना इसमें दिया हुआ है, ज्यादा रिसर्च में पीएचडी में घुसना नहीं है। लेकिन हाँ, किस रिसर्च, ये मीनिंग क्या है, टाइप्स कितने रिसर्च के, ये सारी जो मेथड, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या कहती है, उसमें क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च खास पढ़ने हैं कि क्या स्टेप्स है, फॉर्मेट, स्टाइल एंड रेफरेंसिंग, एपीए स्टाइल कौन सी रिसर्च की, एमएलए कौन सी है, ये सारी बुक रखी है। ठीक है, रेफरेंसिंग कौन सी स्टाइल है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो टूल्स है उनके क्या रिसर्च में उपयोग हो सकते हैं। उसके अपने नोट्स बनाई, क्वेश्चन सॉल्व किए। कोई भी एक बुक लेनी, ज्यादा बुक नहीं लेनी, वीडियोस देखिए, 1-2 लोगों के वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, जिसके आपके अच्छा लगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बहुत ज्यादा हार्ड डीपली नहीं आता, रिसर्च में स्टेटिस्टिक्स नहीं आता, केवल थ्योरी ही है। समझ आया, ओके जी मैम। इतना ही है, स्टेट्स नहीं है अभी। तो हम सेकंड ओके। पेपर पे जाए। ठीक है। यस। हाँ, देखिए, सेकंड पेपर योग वाले बहुत इजीली कवर कर लेते हैं, जिसको दिक्कत होती है वो सबको फर्स्ट में ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेकंड में आपने पूरे में से पूरे लाए, लेकिन फर्स्ट में आपने केवल 8 ही क्वेश्चन सही हुए 50 में से, तो आप फेल ही कंसिडर किए जाएंगे, आप फेल ही गनाओगे। तो अगर आपको फर्स्ट में भी मिनिमम स्कोर करना है, अब ऐसा हो गया कि आपने सेकंड में तो अच्छे से स्कोर कर लिए, लेकिन आपके फर्स्ट के 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए 50 में से, ऐसा नहीं, फर्स्ट के भी कुछ मिनिमम होते हैं कि इतने में से आपको इतना कवर करना ही है, तो फर्स्ट पे भी आपको उतना ही फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर पे भी आपको फोकस करें, जहाँ भी समझना है आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगी, और आप यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हो, बुक्स में है ही सारी चीजें अवेलेबल। तो आप पहले फर्स्ट पेपर की कोई भी बुक ले लीजिए, ताकि आपको क्या कि कंफर्टेबल लगे। अगर आप बुक्स नहीं लोगे तो आपको अलग अलग टॉपिक की अलग अलग बुक्स देखनी पड़ेगी, और फिर बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। जो नेट की बुक्स है उसमें उतना ही है जितना नेट के सिलेबस में है, तो हमें उतना ही पढ़े। ठीक है, अब हम सेकंड पे भी जाते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो फिर से देख लेंगे। ये रहा सेकंड पेपर, राइट। अब इसको हम अच्छे से कवर करना है, सेकंड पेपर हमारे हाथ में है। फर्स्ट में तो चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया कि हमारे हाथ में नहीं है, जनरल नॉलेज का आ गया 2-3, पर ये तो योग तो हमारे हाथ में, तो हम अच्छे से पढ़े। फर्स्ट में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट होगा, मीनिंग, डेफिनेशन, मिसकंसेप्शन, एम, ऑब्जेक्टिव्स, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी, एथिक्स, स्मृति में योग, रामायण में, महाभारत में, नारद भक्ति सूत्र में, योगा एंड मॉडर्न ट्रेडिशन, स्वामी विवेकानंद। ओके, ये जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर है, उसके लिए मैं आपको एक बुक करूंगी, एक विकास कुमार की बुक है, नेट की फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए। मेरे पास अभी है नहीं, विकास कुमार आप लिख सकते हो। ठीक है, उस नेट के लिए ही है, स्पेशल बनाई है, उसमें सारे चैप्टर्स, तो उसमें सारी चीजें बेसिक मिल जाएगी। अगर आपको विकास कुमार की बुक नहीं है तो योग और योगी करके एक बुक है अनुजा रावत की, उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, सारे बेसिक्स। और उसके अलावा भी आप कहीं और से लेना चाहते हो तो और से भी पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको बेसिक देखना है कि योग की डेफिनेशन कौन कौन से ग्रंथ में है।
रामायण में है, तो रामायण में कौन सी स्मृति में, आरण्यकांड में कहाँ पे लिखा है, महाभारत में शांति पर्व में कहाँ पे है, याज्ञवल्क स्मृति में 12वें अध्याय का 5वां वाक्य, सांख्य से वक्ता कपिल योगस्य वक्ता नान्यम पुरातन, योग के सांख्य से वक्ता कपिल है, योग के वक्ता परम ऋषि नान्यम पुरातन योग के वक्ता है। तो कहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लिखी है, कौन से वक्त का योग का उद्भव कब हुआ था, तो ये सूत्र पूरा लिखा है। तो महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, कौन से चैप्टर कौन से श्लोक में लिखा है वो एक बार देखना है, ठीक है। महर्षि पतंजलि का इंट्रोडक्शन, वो शेषनाग का अवतार माना जाता था, गुरु गोरक्षनाथ और उनके जो पूरी परंपरा है, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ, ये सारी चीजें एक बार देख लेनी है, सीक्वेंस बना देनी है यार, मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ, गोरखनाथ ये नाथ, ये नाथ से ये नाथ, पूरी परंपरा। योगाई नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है सा परानुरक्ति ईश्वर है, ईश्वर में परम अनुराग ही भक्ति है। तो उन्होंने जो जो भी छोटे कोट दिए जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने योग के बारे में जहाँ लिखा है वो हमें देखना है। कबीरदास, तुलसीदास एंड सूरदास के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महर्षि रामा और महर्षि दयानंद सरस्वती। अब इन लोगों के बारे में क्या पढ़ना है, मेरे में क्वेश्चन आया था जब मैंने नेट की एग्जाम दी थी कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के जन्म को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो या तो हमें जन्म याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जन्म याद ना हो, लेकिन हमें ये तो सीक्वेंस है कि पहले ये जन्मे थे, फिर ये जन्मे थे, फिर ये जन्मे थे। उन्होंने का जन्म का हुआ, उनके मदर फादर कौन थे, ठीक है, इन सब के बारे में। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कौन सी योग परंपरा दी, ठीक है। उन्होंने मेनली विवेकानंद ने अष्टांग योग के साथ राजयोग को जोड़ा है, तो हमें याद होना चाहिए कि पतंजलि के अष्टांग योग को राजयोग के साथ किसने जोड़ा था, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने किस पे फोकस किया, ठीक है, और उन्होंने कौन सी योग की प्रणाली दी और उनके गुरु कौन थे, ये सारी चीजें हमें देखनी है यहाँ तक, ठीक है। फिर रामाचरण लिमड़ी, श्री कृष्णमाचार्य, स्वामी शिवानंद सरस्वती, रामा ऑफ हिमालय, ये इन्होंने क्या काम किया, इनकी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। महर्षि महेश योगी ने ट्रांसलेंटल मेडिटेशन दिया, तो वो दिया। पंडित श्रीराम शर्माचार्य ने सविता ध्यान दिया। अब ट्रांसलेंटल मेडिटेशन दिया तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वो भी दाग लेना है कि भावातीत ध्यान दिया और उस पर फोकस करता है। पंडित श्रीराम शर्माचार्य सविता ध्यान दिया, वो तीनों शरीर पे काम करता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो थोड़ा सा वो भी देख लेना है कि इन्होंने क्या दिया, वो किस पे काम करता है, उनके गुरु कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उनके क्या फोकस, उन्होंने योग की कौन सी परंपरा दी और उस पर क्या फोकस किया जाता है। ट्रांसलेटर मेडिटेशन पे काम कर क्या काम किया जाता है, आचार्य श्री सविता ध्यान पे क्या 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 फोकस किया जाता है, वो सारी चीजें देखनी है। इंट्रोडक्शन तो ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, हठ योगा, मंत्र योगा, इन सब के बारे में आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की डिस्टेंस की बुक्स है, उसमें भी सारी चीजें हैं। ऑनलाइन सर्च कर लेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय योगा बुक डिस्टेंस, तो उसमें भी सारी चीजें मिल जाएगी। ज्ञान, कर्म, भक्ति, राज, होठ, मंत्र, इन सबका है ये। या तो कट तो बोलो, हाँ, तो दूसरी वाला फिर छोड़ दीजिए, थोड़ा यहाँ का है टिकट, कुछ आप नहीं बोलना। ओके। योगा इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब दर्शन के लिए मेन आपको षट दर्शनों में क्या योग है वो आपको देखना है, ये एक टॉपिक है यार। लिबरेशन विद स्पेशल एम्फासिस सांख्य, योगा एंड वेदांत। सांख्य, योग और वेदांत दर्शन को अच्छे से पढ़ना है। योग दर्शन को तो पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है, 195, पर सांख्य और वेदांत को पढ़ना है। ये भारतीय दर्शन की रूपरेखा करके बुक है, हरिप्रसाद सिन्हा की। इसके अलावा आप कोई भी दर्शन की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन केवल वो दर्शन ही पढ़ने, वो दर्शन ने किस पे फोकस किया, जय और बुद्ध भी पढ़ना ही, ठीक है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए, जैन ने सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इन सबके बारे में दिया, ठीक है। सांख्य ने 25 तत्वों को माना है, ईश्वर को नहीं माना, पर योग ने ईश्वर को माना, इसे 26 तत्वों को माना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। वेदांत दर्शन दो है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। वेदांत ने अद्वैत ब्रह्म, वेदांत महर्षि वादरायण ने अद्वैत वेदांत की चर्चा वेदांत आचार्य शंकर ने की थी, उसमें किस पर फोकस किया, जीव और ब्रह्म को फोकस किया। ये सारी चीजें हमें देखनी है। कितनी सत्ता बताई, पारिमार्थिक, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक, 3 सत्ता बताई, ये सारी चीजें देखने, इनके प्रमाण देखने हैं। सांख्य कितने प्रमाण को मानता है, पतंजलि 3 प्रमाण को मानता है, चारवाक केवल 1 प्रमाण को मानता है। तो सारे दर्शनों के प्रमाण देखने, कितने प्रमाण को देखने, इससे हमें बेसिक बेसिक चीजें देखनी है। उनके प्रणेता कौन थे, बुद्धिज्म के भगवान बुद्ध, पतंजलि योग सूत्र के भगवान पतंजलि, तो ये सर महर्षि पतंजलि, ये सारी चीजें हमें देखनी है। नेक्स्ट है उपनिषद, भगवद गीता एंड योग वशिष्ठ।
उपनिषद आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हो, ईशादीनोपनिषद उससे भी, और उपनिषद की बुक से। पर मुझे गुरुदेव की जो उपनिषद की बुक थी, साधना खंड, ब्रह्म विद्या खंड, ज्ञान खंड, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनसे भी पढ़ना। पर ये देखना है कि किसी ने अपने हिसाब से संस्कृत का ट्रांसलेशन ना कर दिया हो, जिससे कि आपको कंफर्म आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो। प्रॉपर संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट किया हो, इनकी उपनिषद की बुक्स पढ़नी है, जिन्होंने संस्कृत को हिंदी प्रॉपर ट्रांसलेट किया हो। संस्कृत कुछ और है, उन्होंने अपने मन से कुछ और ट्रांसलेट किया और बड़े बड़े भाष्य लिखे, उसकी उपनिषद की बुक नहीं पढ़नी। अब उपनिषद में आपको संस्कृत समझना है तो आपको हिंदी पढ़नी है, लेकिन हिंदी में क्या किया है वो लिखना है। ईशावास उपनिषद, कैन, कट, प्रश्न, मुंडक, मंडूक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये मेन 10 उपनिषद पढ़ना है। तो इसमें देखो ब्रह्म विद्या तो सब में मिलेगी, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको उतनी पढ़नी है जहाँ पे इतने टॉपिक लिखे हैं। कंसेप्ट ऑफ ईशावास्य, कारण शरीर, कंसेप्ट ऑफ विद्या, विद्या नॉलेज ऑफ ब्रह्म आत्मा। उपनिषद के भी नोट्स बनाने हैं, एकदम शॉर्ट में 2 पेज में एक उपनिषद आ जाना चाहिए। जैसे कि यम नचिकेता संवाद केवल कठोपनिषद में ही है, राइट। ओमकार के 4 चरणों का वर्णन केवल मांडुक्य उपनिषद में ही है। शांडिल्य विद्या केवल बृहदारण्यक में ही है, छांदोग्य उपनिषद में ही है, सॉरी शांडिल्य विद्या। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। पंचकोशों का वर्णन केवल तैत्रेय में ही है। तो इन चीजें ध्यान रखना है कि किसमें क्या खास है और किसने क्या दिया है, ठीक है। और रई और प्राण की अवधारणा केवल प्रश्नोपनिषद में ही है। तो वो चीजें देखनी है कि क्या खास है और किसने किस पर फोकस किया है, और कौन सा उपनिषद किसमें से लिया गया है। जैसे कठोपनिषद है, वो कट शाखा से लिया गया है, ठीक है। तो वो हमें चीजें देखनी है, शुक्ल यजुर्वेद की कट शाखा से। तो वो चीजें देखनी है कि कौन सा उपनिषद कहाँ से लिया गया। नेक्स्ट है भगवद गीता। उपनिषद और भगवद गीता में से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स खींच सकते हो, क्योंकि वो लिमिटेड है कि भाई उपनिषद में इतने से बाहर तो आएगा नहीं, लिमिटेड है। आप उसमें से अच्छे से मार्क्स खींच सकते हो। भगवद गीता में क्या है कि पूरी नहीं पढ़नी, पर इसमें जितना लिखा है उतना पूरा पढ़ना है। सेकंड चैप्टर पूरा देखना है, 14वां पूरा देखना है। अब हमारे में क्वेश्चन आया था कि रजोगुण कामना जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो रजोगुण की वजह से होती है। तो ऐसे कामना किसकी वजह से होती है, तो उसमें याद करना पड़ता है कि ये भगवत गीता में से पहले तो क्वेश्चन है, उन्होंने भगवत गीता नहीं पूछा था। फिर वो रजोगुण से सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो वो चीजें याद रखनी है। फिर 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग। 14वें अध्याय में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सतोगुण बढ़ जाने पर क्या होता है, रजोगुण बढ़ने से क्या होता है, तमोगुण बढ़ने से क्या होता है। जिस टाइम पर तमोगुण बढ़ा होता है, उस टाइम अगर इंसान की डेथ हो तो वो कौन सी योनि में जाएगा, पशु पक्षियों की योनि में। तो वो सारी चीजें बनानी है। तो चार्ट बना के रजतम सतरजतम उसमें क्या 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 फल है, सतोगुण का फल क्या है, शांति है। तो वो सारी चीजें देखनी है हमें। तो ये सारी चीजें इसमें जो जितने चैप्टर लिखे हैं और जितने श्लोक लिखे हैं वो पूरे पढ़ने हैं। भगवत गीता से भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट योग वशिष्ठ। अब योग वशिष्ठ की मेन बुक से भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो। योग वशिष्ठ में ये जो सारी चीजें बताई है, उसके जो प्रकरण है वो चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें योग का क्या दिया है, उसमें आधिजा व्याधि और अनाधिजा व्याधि का वर्णन है। साइकोसोमेटिकल अलाइनमेंट्स के स्ट्रेस की वजह से वो आधी आती है वो। एंड हाउ सुखा इज हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस। महर्षि वशिष्ठ बताते हैं राम को किस तरह से दिए गए 8 लाइन्स ऑफ मेडिटेशन, और उसके ज्ञान के सप्त साधन है। शुभेच्छा, विचारणा, तुर्यगा, तनुमानसा, स्वापत्ति। इस सप्त साधन कौन से 7, उसको सीक्वेंस में ही याद रखना है, और किस पर फोकस करना है और किस चैप्टर में है। और ये वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और श्री राम का संवाद है, वो हमें देखना है। उसको वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं, तो वो भी देखना। नेक्स्ट फिर से उपनिषद। इसमें भी मैं उपनिषदों को, उसमें देखो उपनिषद में इसमें लिखा है कि सेकंड चैप्टर और चैप्टर 4, ठीक है। श्वेताश्वतर उपनिषद के आगे लिखा है चैप्टर 2 चैप्टर 4। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चैप्टर 2 और 4 भी पढ़ना है, बाकी सारे चैप्टर भी एक एक बार देख लेना है। क्योंकि हमारे में क्वेश्चन आया था कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर का वर्णन कौन से अध्याय में नहीं है। तो अगर आपने अध्याय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो सारी चीजें एक बार देखनी है, फिर इसमें जो बताया गया है उसको हमें डीपली देखना है और उसको नोट्स बनानी है। उसके अलावा उपनिषद की वीडियोस भी बाद में आप देख सकते हो, शिवम भैया के होंगे और भी लोगों के हैं, तो आप देख सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें भी देख सकते हो। पतंजलि योग सूत्र पूरा पढ़ना है, एक भी सूत्र नहीं मिस होना चाहिए, 195 सूत्र, ठीक है। और अगर आपको सूत्र याद ना रहे तो आपको नीचे की हिंदी याद रहनी चाहिए, ताकि आप सूत्रों को कवर कर पाए। क्लेश कितने हैं, अष्टांग योग क्या है, वृत्तियां कितनी है, सारी चीजें 195 पूरे पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। अब आते हैं हठ योग। हठ योग के मेन 8 टेक्स्ट पढ़नी है, ठीक है। हठ प्रदीपिका, गिरण संहिता,
शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, गोरख संहिता, योग बीज, हाँ हट प्रदीपिका, किरण संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, योग बीज और गोरख संहिता, ये सारी चीजें। और योग संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और हठ रत्नावली, हाँ ये 8 टेक्स्ट पढ़नी है। अब 8 टेक्स्ट में से कितने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और उसके आहार, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। हटियो, अब जो आप पढ़ रहे हो ना वहां के आगे लिखना है, इस साइड लिखना है टेबल में, लेफ्ट साइड हट पृथ्वी किरण संहिता, शिव संहिता, हट पृथ्वी हट रत्नावली, गोरख संहिता, योग बीज। ऊपर लिखना है चैप्टर्स, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध। हट पृथ्वी में कितने चैप्टर्स है, 4। हट पृथ्वी में कितने आसन है, 15 आसन। ब्रैकेट में कौन से अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में, फर्स्ट। किरण संहिता में कितने अध्याय है, 7। किरण संहिता में कितने आसन है, 32, तो सेकंड चैप्टर में 32/7। इस तरह से आपको चार्ट बना देना ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कौन से बुक्स में से कितने चैप्टर्स है, उन्होंने किस आसन पे फोकस किया है, उसमें मिताहार के बारे में कितनी वर्णन किया गया है, और उन्होंने कौन कौन से मुद्राओं से बंध दिया है, और किसमें यम नियम का वर्णन किया गया है, हठ रत्नावली में किया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या गया गया, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत, हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। हठ रत्नावली में षट कर्मों में चक्री बताया गया है, हठ रत्नावली में नहीं बताया गया है। हठ रत्नावली में बताया गया है, हठ पदविका में नहीं बताया गया, सॉरी। तो हठ रत्नावली में एक एक्स्ट्रा षट कर्म जोड़ा है, तो हमें चीजें देखनी है कि क्या डिफरेंस है सब में। मुद्रा, बंध, आसन, प्राणायाम और आहार सब देखना है। ये सारी चीजें हो गई, और उनकी इन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, वशिष्ठ संहिता में बताया गया है, वो सारी चीजें हमें कंफर्म करनी है। किसमें नहीं बताया गया है वो भी देखना है। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आने लगे हैं। मैंने नोट्स भेजी है शिवम भैया को, उसके अलावा जो भी बेसिक जनरल साइकोलॉजी की बुक में से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। स्लीप, स्लीप के डिसऑर्डर, स्लीप के जो स्टेज है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, 2 प्रकार के स्लीप होते हैं। बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इन सबको एक एक चीज लाइन में देखनी है कि सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, लर्निंग क्या होता है, उसके क्या होता है। इन सभी सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग के टाइप्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबको देखनी है। बेसिक साइकोलॉजी की कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। सिगमंड फ्राइड ने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन एनाटॉलॉजी फिजियोलॉजी बहुत बड़ा है, इसमें आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कोई भी। बरोबर, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। शरीर रचना एवं मानव विज्ञान है, और हिंदी में, इंग्लिश में आपको जो भी कंफर्टेबल हो, उसमें से आपको एक एक सिस्टम बारी बारी से पढ़ना है। हमारे में क्वेश्चन आया था कि इन हार्मोन को इन ग्लैंड के साथ जोड़ो। तो TSH तो पिट्यूटरी हार्मोन, T3 T4 थायराइड, TTH पैराथायराइड हार्मोन, ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हार्मोन के साथ जोड़ो। तो अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होता तो याद है। ये तो सारे भी, किडनी, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम, इसमें जितने भी सिस्टम दिए सभी सिस्टम और उनकी ग्लैंड और उसके बेसिक फंक्शंस कि वो क्या काम करता है, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है और किस फंक्शन का काम करता है। बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है। डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो ऑनलाइन आ गया, पर बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी। देन आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी बुक है एक अनीता कुमार पांडे की, आहार एवं पोषण विज्ञान, वो आप लिख सकते हो, अनीता कुमार पांडे। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मिल जाएगी। अदरवाइज आप कोई भी डाइट एंड न्यूट्रिशन की बुक लेनी है, उसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं घुसना है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स कहाँ से मिलता है। अब विटामिन है तो विटामिन के कितने टाइप्स है, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। विटामिन बी के B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, उनके केमिकल नेम कौन से है, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, उनके एक्सेसिव से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीजें देख लीजिए। वो ज्यादा पूछते हैं, उनका केमिकल नेम बताओ, उसके एक्सेसिव हो जाए तो क्या रोग होगा, उनकी उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी, वो सारी चीजें देखनी है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, वो सारी चीजें एक बार देख ली, कौन सा किलो कैलोरी देता है। हल्का हल्का सा इन सब में कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं, ये सारी चीजें एक बार देख लेनी है। अगर आपको नहीं मिले तो आप नेट से भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ सकते हो। और बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, सारी चीजें, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, BMR।
हम आज ये वाला टॉपिक है योगा एंड हेल्थ। अगर आपने हठ योग का अच्छे से कर लिया तो योगा है, और पतंजलि योग को अच्छे से कर लिया तो ये टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है, पतंजलि और हठ योग से ही है। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। स्पिरिचुअल वर्ड अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया, ये ध्यान रखना है। पंचमहाभूत कौन से, पंच प्राण कौन से, त्रिगुण कौन से, उपनिषद वगैरह इसमें है ही। और फिर रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्लेश कौन से है, ये सारी चीजें, व्याधि है, आलस्य है। तो पतंजलि योग सूत्र अच्छे से पढ़ा है जिसमें योग, यौगिक डाइट, वीताहार का कॉन्सेप्ट, हिरण पृथ्वी का किरण सीधा सब में है। वात पित्त कफ, आयुर्वेद को बेसिक पढ़ लेना है कि वात क्या होता है, वात किससे बना है, पित्त कैसे होता है, कफ कैसे होता है, बेसिक आयुर्वेद पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। प्रकृति और गुण क्या है उनसे, आयुर्वेद के वात पित्त कफ और उसके गुण क्या होते हैं। वात वाला बॉडी कैसा होगा, पित्त वाला, कफ वाला। वात की वजह से कौन से रोग, पित्त की वजह से कौन से रोग, कफ की वजह से कौन से रोग, बेसिक आयुर्वेद थोड़ा सा पढ़ लें। ये मैत्री करुणा मुदित उपेक्षणा आहार विहार विचार, ये सब पतंजलि योग सूत्र में है। अब थेरापेटिक में आ गए। अब ये सारी डिजीज दे रखी है, अब इन सारी डिजीज को योग के साथ अब क्या करना है आपको, एक एक डिजीज पढ़नी है और उसके उसकी बहुत ज्यादा पैथोलॉजी में नहीं जाना है, लेकिन उसकी कॉज और सिम्टम्स में जाना है, उस डिजीज की क्या कॉज है और क्या सिम्टम्स। ठीक है, अगर आपको कॉज एंड सिम्टम्स पता होगा तो उसके आसन भी पता चलोगे। जैसे हमारे में आया था कि हर्निया होता है, सीवियर हर्निया में पूर्ण धनुरासन करवाना चाहिए कि नहीं। पूर्ण धनुरासन सीवियर हर्निया के ऑपरेशन है तो नहीं करता है, करवाते एकदम से। तो अगर आपको हर्निया क्या होता है वही पता होना नहीं होता तो आप कैसे उसको थेरेपी दे पाओगे। आपको सारी योगा वालों को पता ही होना चाहिए बेसिक की बेसिक डिजीज कौन सी है, उसके कॉज और सिम्टम क्या है, दवाई पे नहीं जाना है, उसके कॉज और सिम्टम क्या है। आसन तो अपने हिसाब से देख लेते हैं, उसके कॉज और सिम्टम्स क्या है, ये सारे डिजीज को एक बार नेट पे सर्च करनी है और उसके कॉज और सिम्टम्स पता करने हैं। अगर वो नेट से नहीं मिल रहे तो कोई बुक से भी देख सकते हो, पर सारी डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉज और सिम्टम्स के नोट्स बनाए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ योगा, अप्लाइड फिलोसफी योगा इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योगा। ग्रेट। इसकी जो यूनिट है ये आपको विकास कुमार की मैंने बताई, सेकंड पेपर के लिए बुक है विकास कुमार, उसमें ये सारा टॉपिक मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको कोई भी बुक से मिल जाएगा कि योग की क्लास लेते तो कैसे लेते हैं, पहले प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर लास्ट में बेसिक आसन करवाते हैं, फिर एडवांस, लास्ट में प्राणायाम करवाते हैं, शवासन करवाती, योग क्लास को एंड करते हैं शांति पाठ से, इस तरह से। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्लास कैसे कंडक्ट करवाते हैं, प्रार्थना से स्टार्ट करवाते हैं, बेसिक चीजें तो हम सबको पता है, लेकिन इसको आपको अगर बुक चाहिए तो ये सारी चीजें एक बार ऑनलाइन पढ़ लेनी है कि 8 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट केवल धम्म किस तरह से है, इसे सब में किस तरह से, तो ये सारी चीजें हमें देख लेनी है। नहीं तो आपको विकास कुमार या फिर कोई भी टीचिंग योगा एजुकेशन, योगा टीचिंग एजुकेशन की बुक में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल योगा। जी, धोती शर्ट कर्मा कैसे करते हैं और कैसे करवाते हैं, कितने टाइम्स के होते हैं, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आसन, वो तो पेशेंट्स कैसे आते खड़े होकर, इसमें से खड़े होने और करने का आसन कौन सा है, बैठ कर करने वाला आसन कौन सा है, बहुत ईजी आएगा। सारे आसन एक बार देख लेने, पोस्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंटेम्प्रेरी योगी प्रैक्टिस, नीचे वाला योगिक सूक्ष्म व्यायाम, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, साइक्लिक मेडिटेशन है इसमें ऐसा, MSRT, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, योग निंद्रा और सविता के ध्यान धारणा। अब इसमें क्या है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कौन से दिए, कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके नाम है, ये सारी चीज देखनी है। साइक्लिक मेडिटेशन के स्टेप्स कौन से हैं, MSRT किसने दी थी, किस कैसे ऐसा किए, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन महर्षि महर्षि योगी ने दिया था, योग निद्रा बिहार योग संस्थान की है, सविता की ध्यान धारणा देव संस्कृति की, किसने कौन सी टेक्निक दी थी और उसमें क्या है। एक बार वो यूट्यूब पे उसका वीडियो मिले तो आप सुन लीजिए, क्योंकि अब क्या होता है डिटेल में क्वेश्चन आने लगे कि ये स्टेप्स कौन सी ध्यान धारणा की टेक्निक्स में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप्स MSRT का है, कि ये स्टेप ट्रांसलेटल मेडिटेशन का है, कि ये स्टेप सविता धारणा की है, ध्यान धारणा। ये सारी चीजें आपको देख लेने हैं। तो ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने वक्ष शक्ति विकास क्रिया दी, तो वो किसके लिए, तो चेस्ट ओपनिंग के लिए, वक्स के लिए, तो कौन सी आपको पता होनी चाहिए, तो किसने क्या दिया था और किस पर फोकस किया था, वो एक बार आप नेट से भी पढ़ सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पेपर हो गया। अब इनमें से कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं और एक चीज बताऊँ। सब उसको समझ तो आ रहा है ना? इसमें ठीक।
यस मैम, हाँ समझ में आ रहा है। यस समझ आ रहा है। मैम अरिहंत की बुक कैसी है योग के लिए पेपर 2? पेपर अरिहंत अरिहंत पेपर 2 के लिए थोड़ी होती है, फर्स्ट के लिए है। 2 का भी है, उसमें 2 का भी है। हाँ 2 का भी है। 2 में भी है मैम अरिहंत। ओके, तो आप ले सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल उसमें सारा। एक बार है ना, कोई भी बुक्स लेने से पहले आप चेक कर लो कि इसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। मैम एक पूछना था, आपने जो ओके। हठयोग में 8 बताया ना, उसमें हठयोग प्रतिपिका घेरण्य गोरख संहिता क्षीण संहिता योग बीज सिद्ध सिद्धांत हट्ट रत्नावली और एक क्या बताया? बस ये हो गया ना, योग बीज और गोरख संहिता ओके ओके ठीक है। लिखा है सिलेबस में सारा। इन सबके आसन प्राणायाम मुद्रा मंत्र आहार वो कैसे याद करना है, आपको टेबल बनानी है। मैंने आपको बताया इस साइड लिखना है हर प्रतिपिका घेरन संहिता शिव संहिता घेरन संहिता जितने भी टेक्स्ट ऊपर लिखना है टेबल में आसन, इसके प्राणायाम, उसकी मुद्रा, उसके बुंद, उसके चैप्टर कितने, उसके आहार, फिर कौन से चैप्टर्स है, कितने आसन है, वो आपको टेबल बना के तो आपको कवर हो जाएंगे आराम से। ठीक है ठीक है। में भी लिख सकते हो 15 आसन है फर्स्ट चैप्टर, 15 ब्रैकेट में फर्स्ट, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपको क्या है, कंफर्टेबल होगा और कंफर्टेबल याद रह जाएगा। उसको आपको सामने चिपका दिया तो आपको रोज याद भी रह जाएगा। आपने टेबल्स चिपका दिए, टेबल्स आपको 1 से 20 तक के याद होने चाहिए। आपको एग्जाम देनी कैसे उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। एग्जाम देनी कैसे है, पहले तो आपको क्या करना है कि दोनों, अब तो ऐसा कुछ हो नहीं रखा कि एक साथ ही 300 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको आपको अगर पहले फर्स्ट कंफर्टेबल लगे तो आपको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए, पहले से सेकंड कंफर्टेबल लगे तो आप सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले आपको मैथ्स और पैरा में से क्वेश्चंस ऐसे दोनों पेपर में आएंगे, फर्स्ट में भी आएगा सेकंड में भी आएगा। पैरा में से क्वेश्चन से आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, जो आपको इजीली आपको टिक करके आपको कॉन्फिडेंस हो वैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हमें टाइम सेविंग करना है, राइट। 3 घंटे है, लेकिन हमें रिविजन भी तो करना होता है ना लास्ट में, कि हमने सारे क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए कि नहीं, ठीक है। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट पेपर में से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो फटाफट से टिक हो जाए वैसे हमने टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट के जितने क्वेश्चन आए वो हमने कर लिए। उसके बाद जाना है पैरा में से क्वेश्चन और डीआई मैथ्स ये सब हमें छोड़ना है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। उसके बाद जाना है सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर पे भी जितने भी क्वेश्चन हमें आए फटफट से वो हमें करना है। पैरा में से क्वेश्चन नहीं करना है, वो कर लिए। सेकंड पेपर के क्वेश्चन हमें जितने आए उतने कर लिए। अब हमारा ध्यान चाहिए जो हमारा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन या पैरा में से क्वेश्चन। पैरा में से क्वेश्चन भी टाइम लेता है। अब हम पैरा में से क्वेश्चन पे जाना है, डीआई डीआई लास्ट में करना है, टाइम लेता है डीआई बहुत। फर्स्ट पेपर में जाना है, फर्स्ट में से हमें जो जो क्वेश्चन के आंसर है वो हमने कर लिए। सेकंड में जो जो क्वेश्चन के आंसर है हम कर लिए। अब जाना है फर्स्ट पेपर में, उसके बाद हमने पैरा में से जो जो क्वेश्चन हमें आता है पैरा पढ़ना है, बहुत टाइम लगता है उसमें। एटलीस्ट 2 से 3 बार आप पैरा पढ़ लिए ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके पैरा पढ़ा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए। उसके बाद सेकंड पेपर में आना है, सेकंड पेपर में भी पैरा में से क्वेश्चन होंगे, सेकंड पेपर में भी उसमें से भी पैरा में से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग पे जाना है, नंबर सीरीज टेबल सीरीज वो सब क्लियर करना है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, मैथ्स वाला टाइम लगेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वो लोग देते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन किया, लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन चेक करना है कि मैथ्स में इतने से भी गलती ना हो नंबर की, क्योंकि वो नजदीक के नंबर देते हैं ऑप्शन में भी, ठीक है। थोड़े थोड़े आगे पीछे अगर जरा से भी गलती होगी तो हमारे एक मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स रह जाएगा, तो वो कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन छूटे हैं जो में नहीं आए उस पर आराम से सोच विचार करके हम आंसर दे टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद सारे चेक करने हैं कि हमने सारे से क्लियर कि नहीं, सारे चेक करके फिर हमें सबमिट करना। आराम से कीजिएगा। योग के क्वेश्चंस में, योग का पेपर है, अकाउंट्स का तो है नहीं तो आराम से टाइम लगेगा, आराम से मतलब हो जाएगा। अकाउंट्स होता है तो हमें हर क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत होती है, लेकिन ये तो योग का इजीली थियोरेटिकल है, बहुत ही कम ही मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में ही, तो आराम से उसको करेंगे, आराम से शांत चीज से टाइम टेकिंग से। पर हम अगर मैनेज करें तो हम अच्छे से टाइम मैनेज कर पाए। पहले हमें फर्स्ट में से थियोरेटिकल करना है, फिर सेकंड में से थियोरेटिकल, फिर फर्स्ट में से पैरा में से क्वेश्चन, सेकंड में से पैरा में से क्वेश्चन, लास्ट में नंबर सीरीज और लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर जो क्वेश्चन बाकी रहेंगे वो, और लास्ट में रिविजन। इस तरह से अगर हम करें तो हमारा टाइम भी टेकन क्लियर हो जाए। पहले से हम डीआई करने लगे डेटा इंटरप्रिटेशन और अगर उसमें हमारा दिमाग खराब हो गया, हमें आया नहीं, तो आगे के क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जो आए वो फट कर देना है, ठीक है, टिक कर देना। अब
अब आपके पास 10 दिन है, रोज एक दिन में 2 यूनिट का टारगेट रखिए। अगर बड़ी यूनिट है तो छोटी यूनिट के साथ दूसरे दिन एडजस्ट कर लीजिए। एक यूनिट फर्स्ट पेपर की करनी है, एक यूनिट सेकंड की करनी है। नोट्स बनाना है, लास्ट में आप वीडियोस भी देख सकते हो। सेकंड पेपर में तो शिवम भैया के वीडियोस भी वो भी देखना है, और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस इसके भी साथ लगते हुए करना है। लेकिन पहले आपको बेसिक नोट्स पे जाना है, पहले वीडियो नहीं देखनी है। पतंजलि योग सूत्र के नोट्स बनाने हो, सबसे पहले मेन पतंजलि योग सूत्र ही उठाओ। मैंने नोट्स भेजी है अपने हिसाब से, लेकिन दूसरों की नोट्स तब भी पढ़नी है जब हमें कंफ्यूजन हो। पतंजलि योग सूत्र, अब पतंजलि योग सूत्र कोई कैसे नोट्स बनाएगा? पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा था, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 4 चैप्टर है, नहीं, इस तरह से नोट्स नहीं बनाने। महर्षि पतंजलि योग सूत्र बाय महर्षि पतंजलि, 4 चैप्टर, 195 श्लोक, बस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इतने श्लोक में इतना, एक एक श्लोक नहीं लिखना है, श्लोक समझ नहीं आए तो लिखना है, पर उसका कंसेप्ट देखिए। 5 वृत्ति, ये वृत्ति, ये पंच क्लेश, इस तरह से, ये क्लेश, अष्टांग योग, इस तरह से। हठ प्रतिपिका 2 पेज में आ जानी चाहिए। एचपी हठ प्रतिपिका 4 चैप्टर, 15 आसन, स्वात्माराम योगी, इतना ही, एक ही लाइन में। हठ प्रतिपिका में 4 चैप्टर है, उसकी प्रणेता स्वात्माराम योगी थे, नहीं, इतना नहीं, एकदम शॉर्ट में स्वात्माराम, एकदम शॉर्ट में उसके नोट्स बनाने। शॉर्ट में नोट्स में टाइम भी नहीं लगेगा, एक दिन में आपकी हठ प्रतिपिका आराम से कवर हो जाए अगर आपने देखी। ठीक है, और मितार में पथ्य अपथ्य डायग्राम बना। पथ्य में क्या क्या मटेरियल यूज किया, अपथ्य में क्या है? पथ्य में ये खाना है, ऐसा नहीं, पथ्य इतना ही, अपथ्य इतना। ठीक है, एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाइए। इसके गुरु कौन से, तो ऊपर एरो मार दिया, इसके गुरु, इसने ये दिया था, इसका शिष्य ये था, इसने ये दिया। ठीक है, अब आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दी हूँ, एग्जाम एक दिन में 2 यूनिट करनी है। अगर आपको ज्यादा लगे तो दूसरे दिन कवर कीजिए, नहीं समझ आए तो आपको ऑनलाइन सारी बुक है, नहीं तो मुझसे भी या भैया से पूछ सकते हो। एक और चीज रह जाती है कि अगर आपको नेट का मॉक टेस्ट देना हो तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। गूगल पे लिखना है एनटीए मॉक टेस्ट, ठीक है, उसमें पिछली बार के क्वेश्चन पेपर आते हैं और नेट एग्जाम कैसे ली जाती है उसका सेम, आप इस तरह से एनटीए मॉक टेस्ट लिया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट, इस पे गया है। आपको पहले इसमें आई थिंक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इसमें आपको नेट के लिए, एग्जाम के लिए इस तरह से मॉक टेस्ट देना पड़ता है वगैरह। हाँ, इस तरह से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, या फिर इस तरह से लिखना है एनटीए नेट मॉक टेस्ट। एक पेपर 1 पेपर 2 फ्री ऑनलाइन, अब इसमें मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। डी वेबसाइट में जाके क्लिक ऑन स्टार्ट मॉक टेस्ट बटन, लॉग इन करना होता है। हाँ, यहाँ पे आ गया, आपको यूजीसी नेट का देना है, दिख रहा है, ग्रेट। उसमें आपको पेपर सिलेक्ट करना है। सपोज आपने पेपर 2, अपने पेपर 1 सिलेक्ट किया है, जो भी आपको पेपर सिलेक्ट करना है, होगा यहाँ पे, योगा भी होगा, सब चीजें होगी, इकोनॉमिक्स होगा, योगा होगा। जस्ट फर्स्ट पेपर तो सब में कॉमन ही होता है। ठीक है, आपने टेस्ट किया, कुछ भी होगा वो लॉगिन ऐसे ही कर देना है, डेमो होता है तो। ठीक है, अब देखो ये सारे पढ़ लेना कि सिंबल का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन होगा, नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, आपको सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। अगर आपने कोई ऑप्शन पे सेव एंड नेक्स्ट करके दूसरा क्वेश्चन कर लिया और फिर आपको पता चला कि वो ऑप्शन मैंने किया था वो गलत था, दूसरा ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो आप उस पे क्लिक कैंसिल करके उस पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वो वाला सेव हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। और अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपने केवल नेक्स्ट किया, लास्ट में आप भूल गए और आपने सारे सबमिट कर दिए, तो आपने जो ओनली नेक्स्ट किया था वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, उसमें आई हैव एग्री। ठीक है, इस तरह से आप फर्स्ट पेपर का भी दे सकते हो। अब आता है आपसे डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी रखनी है।
ठीक है। डिफॉल्ट लैंग्वेज यानी जो आपको पहले आप क्वेश्चन खोलते हो आपको आपके सामने वो लैंग्वेज में है। तो आप हिंदी आपको कंफर्टेबल तो हिंदी रख सकते हो, इंग्लिश रखते हो तो इंग्लिश रख सकते हो। क्वेश्चन खोलते वो कौन सी लैंग्वेज में आना चाहिए, तो आपको हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। अध्ययन के दौरान अधिगमता को कौन सी विशेषताएं परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। ठीक है। प्रतिबद्धता, माता पिता की रुचि, पूर्व जानकारी, कौशल, अधिगम, आकार संबंधी, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है, सही उत्तर दीजिए। एक बेटी जैसे कि हमने सपोज तो अभी देख किया तो 7 मार्क, 7 मार्क का मतलब होता है कि सेव तो कर दिया है लेकिन हमें हमें कंफर्म नहीं है तो मार्क हमें रखेगा, मार्क रखो। तो इसका ब्लू, ब्लू का मतलब है हमें कंफर्म नहीं है तो हम फिर से एक बार देख सकेंगे। 7 मार्क फॉर द रिव्यू एंड नेक्स्ट, सेव नहीं किया लेकिन हमने मार्क कर दिया है, ठीक है, कि हमने याद रखे, ताकि हम ऐसे सिंबल है कि हम याद रखें कि हमने कहीं छोड़ा है क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है ठीक है हमने सेव भी कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया है, जैसे हमने सिलेक्ट किया सेकंड आंसर, तो ये ठीक है। तो हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यानी मतलब वो सेव हो गया। ये फिर बताया गया नॉट विजिटेड इतने हैं, इतने आंसर आपने विजिट कर रखे, इतने आंसर आपने दे रखे, बराबर, ग्रीन कलर का। और ये तो ये सारी चीजें भी आपको सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है वो सेव ग्रीन कलर हो जाएगा। यहाँ पे हो नहीं रहा फिलहाल, आप लोग दो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, चल के आपका सेकेंड ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, इसका मतलब थर्ड में ग्रीन आ गया, देखा, इसका मतलब वो सेव हो गया है ना। इसका मतलब सेकंड मार्क का मतलब है हमने मार्क किया है कि हम फिर से देखेंगे, हम इसका आंसर अभी हम 100% श्योर नहीं है। और सेव एंड मार्क, सेव तो कर दिया है लेकिन हम हमें फिर भी श्योर नहीं है तो हमने मार्क फॉर द रिव्यू, रिव्यू के लिए रखा। इसके सारे आंसर आपको क्लिक करना है, ठीक है। 150 मतलब ये सभी क्लेशों की जननी अविद्या, अविद्या की वजह से सारे क्लेश। अब देखो आप फर्स्ट में से सेकंड और सेकंड में से फर्स्ट कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कभी भी ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 50 आएंगे आपके फर्स्ट पेपर के, एक प्रश्न के 2 मार्क्स 100 मार्क्स के, और बाकी के 100 मार्क्स के होंगे आपके दूसरे पेपर के, तो योग के होंगे, ठीक है। ये तो 2019 या 20 का पेपर होगा नेट का, तो आप लोग सभी लोग एक बार मॉक टेस्ट दे और अपना लेवल पता चले कि कितना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सभी क्लेशों की जननी है अविद्या, हमने फर्स्ट 150 वाला क्वेश्चन उठाया, अविद्या है, हमने सेकेंड ऑप्शन कर दिया, उससे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें सबमिट कर दिया तो हमारे मार्क्स कितने आए, एक क्वेश्चन 2 आंसर किया हमने, एक सही किया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब कितनी भी बार मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री है, राइट। एंटी मॉक टेस्ट पे जाके लॉग इन कर देना। समझ में आ रहा है? Yes, यस मैम। हाँ, ये सारी चीजें आप देख लेनी कि ब्लू कलर किसका होता है, ग्रीन कलर किसका होता है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है तो आपको 100% श्योर, नहीं आपको 100% श्योर तो सेव एंड मार्क फॉर द रिव्यू, कुछ भी सेव नहीं है तो मार्क फॉर द रिव्यू, ताकि हमें पता चले कि ब्लू कलर है मतलब हमें आंसर देना बाकी है। और आपको 3 घंटे में हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है, हमें सोचना भी है, कई चीजों में हमें सोचना पड़ेगा। पहले हमें जो फर्स्ट पेपर में जो फटाफट से आए वो आंसर कर देना है, सेकंड में से जो क्वेश्चन के आंसर आए वो करने हैं, फर्स्ट पेपर में से पैरा में से क्वेश्चन करने, स्क्रॉल करके आराम से पढ़ के, सेकंड में से पैरा में से क्वेश्चन करने, उसके बाद रीजनिंग, और लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन, लास्ट में जो बच गए वो आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो भी नहीं आए वो गप्पे मार के भी टिक करके आना है, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस सिस्टम नहीं है, ठीक है। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। यस, एक क्वेश्चन है। कौन था मैम, आपका शेड्यूल कैसा था? किसका? आपका शेड्यूल एग्जाम के मतलब पहले? लास्ट मंथ की पूरी प्रिपरेशन हुई थी। वैसे तो ग्रेजुएशन मास्टर योग से किया था, तो मैं जो भी पढ़ाता था उसके नोट्स, जो भी पढ़ाया जाता था उसके नोट्स बनाती थी, तो मेरे बेसिक्स क्लियर थे। बाकी लास्ट 2-3 मंथ की प्रिपरेशन होती थी, और मेरा ये था कि आज इतना टारगेट लेके चल रहा है। सपोज एक बहुत बड़ी यूनिट है तो वो मैं नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा टारगेट लिया, आधी यूनिट इसमें से करनी है, आधी इसमें से करनी है, क्योंकि दोनों पेपर को कवर करना है। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड में पूरे कर लिए और फर्स्ट में अपने कम क्वेश्चंस कम मार्क्स लाए, दोनों पेपर को कवर कर लिए। और जब भी मैं बोर होती थी तो मैं डीआई करती थी, मैथ्स करती थी, नंबर लेटर सीरीज ये सब करती थी। जब भी बोर होती तो मैं मैथ्स करती थी, क्योंकि मैथ्स का टाइम भी यूज हो जाता था
मेरा टाइम भी बच जाता था और मैं यूट्यूब की वीडियोस देख लेती थी। जब भी ऐसे बोर हुआ तो कुछ यूट्यूब के वीडियोस देख लिए और वहां से मैं नोट्स बनाती थी। तो ये था कि सुबह से शाम तक रात तक का पूरा शेड्यूल था, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई थी। और यही था कि फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड स्विच करते रहता होता है, मतलब एक ही टॉपिक पे हम बोर हो जाते हैं तो टॉपिक चेंज करने रहते हैं, और बोर हो जाए तो वीडियोस देखो, वीडियोस पूछ करके भी नोट्स बनाती थी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मिलन भाई। यस, और हाँ, यूनिट वाइज क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे? क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो कैसे भी वो ऐसा फिक्स नहीं है? कोई भी एक यूनिट से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछ सकते, एक यूनिट से बहुत ज्यादा भी पूछ सकते, वो उन पे डिपेंड रहता है। ओके, जैसे 2019 मतलब में दी थी उसमें नए उपनिषद से क्वेश्चन थे, 2020 में हम्म, उपनिषद नहीं आए, ओनली पतंजलि से ही पूछे, तो इन पे डिपेंड करता है वो किस पे थे, तो हमें यस, सब। और पिछली, हाँ, लेकिन पिछली बार उपनिषद आ गए थे। पिछली बार आए थे हाँ। हाँ, लेकिन हाँ बोलिए। ओके ओके, आप कहिए मेरा हो। जो हमारे हाथ में वो नहीं छूटना चाहिए, वो 195 पतंजलि से बाहर से तो पूछ नहीं सकता ना, तो वो तो हम पूरा अच्छे से कर करें, वो भगवत गीता से हम्म, जितने श्लोक है उससे बाहर से तो वो पूछ नहीं सकता, वो तो लिमिटेड है, वो तो हम कवर करें। अब एनोट हम्म, ब्राइट में वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना। नेक्स्ट वो भट्ट दीपिका घेरन सीता शिव सीता जो लिमिटेड बुक्स है उससे बाहर तो वो आएगा नहीं ना, वो हमारे हाथ में है। तो लिमिटेड सिलेबस है तो भाई इतने बुक से बाहर तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट वो उपनिषद से बाहर तो पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो जो हमारे हाथ में है, जो भगवत गीता के इतने श्लोक हमारे आते हैं उससे तो बाहर से आएगा नहीं, तो उसको हम पूरे से कवर करें ताकि उसके क्वेश्चन हम ना छोड़ पाए। बाकी जो ना है वो हम छूट जाए तो उसके अगर हम उसमें कवर कर ले जो हमारे हाथ में है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना शर्माए, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको सुबह अच्छा लगे तो आप सुबह पढ़िए, अब रात को अच्छा पढ़े रात को पढ़िए। आपको जो यूनिट्स आपकी अच्छी लगे उसको पहले कवर करिए, जिसमें आपकी कंफर्ट, आपके पतंजलि अच्छे है तो आपको पतंजलि अच्छे से करिए। आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पहले उसको वो पकड़िए। जिसपे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है उसके आपको अभी नहीं करना है, उसको आप थोड़ा सा भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जिसपे आपकी पकड़ अच्छी है, सपोज फिलोसफी में अच्छी है, योग में अच्छी है, तो उसमें से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। फिर ऐसा होगा कि मेरी अनोट में भी अच्छी नहीं है, मेरी फिलोसफी अच्छी थी पतंजलि वो भी मैंने नहीं पढ़ा, मैं कहीं का नहीं रहेगी। तो इसका मतलब नहीं है मेरी जो अच्छी है उसमें मेरे क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, जो नहीं अच्छी है उसमें एक दो छूट जाएंगे तो चल रहा। नेक्स्ट कोई। मैम आप कौन से बैच के पास आउट हो? कौन से कौन से बैच के पास आउट हो, कौन से सन के? कौन से सर थे? सन सन। 2019 में दी थी, जून। फर्स्ट टाइम में दी ओ, थी मास्टर फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट फर्स्ट अटेंड और फर्स्ट। हाँ मेरे सीनियर्स भी हैं, उनके भी फर्स्ट रैंक आ चुके हैं, बहुत सारे थे। देव संस्कृति में ये है कि हर बार रैंक वन वहीं से मोस्टली होते हैं, तो वो देव संस्कृति की कृपा है गुरुदेव की इतनी। मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ आप लोगों के प्रश्नों को भी सुन के, और सबसे बड़ी बात ये है, मैं देख रहा हूँ कि भारत का योग भविष्य जो है वो कितना उज्जवल हाथों में है। पिछले 1 घंटे से मैं सुन रहा हूँ नियंता को, और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कोई अच्छा एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति कंटिन्यू बोले जा रहा है लगातार बिना बोर हुए, और आप लोग भी सुन रहे हैं। तो ये अच्छा है, भविष्य ऐसे हाथों में जा रहा है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि भारत का युवा बोल रहा है और भारत का बुजुर्ग सुन रहा है। तो जिस भी घर में अगर युवा कमान अपने हाथों में ले लेता है ना, और बुजुर्ग उसको शांतिपूर्वक सुन के अपना अनुभव साझा करता है, तो दोनों फिर घर बड़ा अच्छा निकलता है ना। तो आप सभी लोग अब बिल्कुल फाइनल स्टेप में है। हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की है वो ऑलमोस्ट मैंने वर्ड टू वर्ड आप लोगों को नोट्स बनवाया है। इसके पहले भी मैंने 4 बैच पढ़ा चुका हूं मैं। चारों बैचेस को हर तरीके का जो भी शिक्षण पद्धति में जितने प्रकार के लेक्चर्स होते हैं, एक होता है कि ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, एक होता है कि नोट्स बनवा के लिखवाना, एक होता है कि सिर्फ लेक्चर मेथड, तो सारे मेथड्स पे मैंने बना बना के वीडियो अपलोड कर दिए। तो आप लोगों ने वो वीडियोस भी देखी है। और जैसा नियंता ने कहा कि आप सभी लोग अब बिल्कुल फाइनल में, तो फाइनल प्रिपरेशंस जो होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। लास्ट के 10 दिन है वो आपके पास में, अब अपने आप को झोंक देना है आपको। 10 के आज 20 तारीख हो गई, 22-23 तारीख, और 8 दिन उधर, तो 8 दिन उधर, 16-15 दिन है, 15-16 दिन आपको, है ना। तो आराम से बिल्कुल, और कोई प्रश्न है किसी को तो पूछिए, नहीं तो हम लोग नियंता जी का आभार व्यक्त करेंगे। जो भी आभार व्यक्त करना चाहे अपने वीडियोस को तो एटलीस्ट आप ऑन कर लीजिए, और अपने अपने पक्ष से
आकाश जी सोते हुए पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ? तो आप लोग आभार व्यक्त कर दीजिए और फिर हम लोग वापस, मैं आज रात को आपके आज के लेक्चर का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आज मुझे बोन्स पढ़ाना था तो मैं आपको अस्थि का वीडियो बनाऊंगा और बना के इजीली अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको आज नोट्स बना सकें। तो देर रात 1-2 बजे तक आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। जो लोग पढ़ रहे होंगे वो पढ़ लेंगे, नहीं तो कल सुबह आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, किसी को कुछ कहना है तो कह लीजिए। फाइनल में अब हम लोग चल रहे हैं, कोई भी प्रश्न कोई भी बात। हाँ, नंबर मैं अभी दे दूंगा, अभी वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे नंबर लेना उचित नहीं है। विमल जी का संदेश है, मैं नंबर आपको साझा कर दूंगा नियंता जी से पूछ के। मैं नियंता जी को आपका नंबर साझा कर दूंगा, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है और रिकॉर्डेड वीडियोस लोग कई इधर उधर देखते हैं तो इससे कन्याओं का नंबर ऐसे साझा करना बड़ा उचित नहीं है। भारतीय परंपरा को आप बखूबी जानते हैं। अच्छे लोग भी यूट्यूब पे सुनते हैं तो बेकार भी अच्छे अच्छे, मैं तो अभी कमेंट्स को होल्ड करके रखता हूँ, तो बड़े सारे लोगों का अपना अलग तरीके का कमेंट आता है तो हमें होल्ड करके रखना होगा ये। और कोई बात, किसी को और कोई चीज पूछना है? आप लोग भी तैयारी करो, ऐसा करो कि कम से कम आप भी ऐसा हो कि रैंक 1 लेके आओ। लेकिन ये जिम्मा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों ने उठा रखा है ना। तो हम लोग तो जब पढ़ाई करते थे उस समय नेट वगैरह का कोई बड़ा, योगा में तो नेट था ही नहीं। 2011 बैच और 2019 के बीच में 8 साल का फर्क है। लेकिन ये है कि आपके पास मौका है तो आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, निकाल के लेके आइए कुछ अच्छा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को कुछ पूछना है नियंता जी से? नहीं पूछना है किसी को। बहुत बहुत आभार नियंता जी, आपने वास्तविकता में मतलब मैं आज इतना गौरवान्वित हो रहा हूँ। भारत में ये सत्य है कि 50 कंपनियां हैं, 50 लोग हैं और हजारों तरीके का विपणन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चलाई जाती हैं। नेट को लेके कैसे भी बेचा जाता है कोर्सेस को, और हम लोग इन सारी परंपराओं से बिल्कुल विमुक्त हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नियंता जोशी जो हैं वो जब से टॉप की तब से वो आज तक किसी भी चैनल पे या किसी भी व्यक्ति के सामने लाइव नहीं आई हैं। और इनको शो ऑफ करने का मतलब 0.01% भी शौक मैंने नहीं देखा है। और आपको एक चीज मैं और बताऊं कि जब ये पास हुई थी उसके बाद मैंने इनसे तकरीबन, मुझे लग रहा है मार्च वगैरह में, मैंने इनसे बोला था कि एक दिन आओ और बच्चों को बता दो पिछले वाले बैच के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ कि कैसा लगेगा। मतलब शी वाज अ बिट ऑफ शाई। समझ रहे हो आपकी कैसा लगेगा कि मेरे को बोलोगे कि मैं रैंक 1 हूँ, ऑल इंडिया टॉपर हूँ, तो बड़ा अजीब है। फिर करते 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 अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ना जब पीएचडी कर रही है, तो फिर अब इसने बोला कि नहीं चलो अब मैं मिल लेती हूँ आप लोगों से। तो धीरे धीरे अब जैसे से अब प्रोफेसरशिप जिस भी विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर लगेंगी इसके बाद, है ना। और अभी कितना मिल रहा है नियंता जेआरएफ में महीने में? जेआरएफ अभी बढ़ी है, 31 to 37 हुई है, 37। 37,000, तो सोच लो 37,000 रुपये पढ़ाई करते हुए आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए आप लोग। पैसा भी मिलना है और सारी चीजें, तो दोनों हाथ चांदी चांदी है और अपनी पढ़ाई है ना। बाकी उधर आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होगा ही होगा। योग अकेला ऐसा है कि आप इसको पढ़ के आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही अग्रसर होगे तो आप अपनी जीविका भी चला लोगे, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर लोगे, और फिर अध्यात्म तो उधर इंतजार कर ही रहा है कुछ वर्षों के बाद। तो आराम से आप लोग अब अपनी दिशा में आगे बढ़िए। और बस आज आप लोगों का काफी समय लिया हम लोगों ने, तो बहुत बहुत आभार। आप लोग आनंदित रहें, कल वापस मिलते हैं हम सभी। नियंता जी आपका बहुत बहुत आभार, आपको गुरुदेव प्रेरणा देते रहे, आप निरंतर अग्रसर होइए और जितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे आप, मुझे लगता है कि पूरा देव संस्कृति परिवार विश्वविद्यालय और आपके जितने भी बड़े सीनियर भाई हैं, हमारे जैसे लोग देश विदेश में, हमेशा आप उदाहरण बने रहिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आपका उदाहरण देता हूँ, और मैं बहुत कम लोगों को अपने उदाहरण में रखता हूँ व्यक्तिगत, जिसमें से एक आप भी हैं। तो आप ऐसा उदाहरण बने रहें। जिस भी कक्षा में आप मेरी बैठती हैं, कभी कभी आपका नाम लिख जाता है मेरे को, तो मेरे को बड़ा प्राउड होता है कि चलो कम से कम मैं नियंता को पढ़ा रहा हूँ इस समय में। तो बहुत सारी वर्कशॉप्स में आप साथ रही हैं तो बड़ा प्राउड होता है, और ये एक अच्छी चीज भी है। आप सभी लोग भी इतने ही डाउन टू अर्थ अर्थ रहिएगा जब भी आप ऊंचाई को प्राप्त कीजिएगा। आज आपके की वीडियोस मैंने देखे हैं भैया, ये सब, ये पतंजलि योग सूत्र के, घिरन संहिता के, शिव संहिता के, बहुत अच्छे हैं। और सबको रिक्वेस्ट है कि अपनी नोट्स बना के भैया की वीडियोस देखे रिवीजन जरूर करें, तो क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ ओम विश्वानि धन्यवाद धन्यवाद जय जय सर जी। धन्यवाद सर। ओम शांति धन्यवाद मैम। सर्व धन्यवाद। शांति।